Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have completed a poem, and in today's video part also, we will read about a poem. So, second chapter जो है उसी का ही एक part है, the poem that names The Kite. It is written by Harry Van. हैरी जो हैं वो एक अमेरिकन राइटर हैं, belongs to United States. And he is a well-known, a famous screenwriter, and he also write for the children's. So इनकी जो stories हैं, इनके जो poems हैं, वो children's में काफ़ी ज़्यादा famous हैं. तो आज उन्हीं का एक जो राइटिंग वर्क है वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा. इंट्रोडक्शन की बात अगर मैं करूं तो जैसे कि पोएम है, इसका नाम है द काइट. इट सिंपली मीन्स कि ये काइट जो है उसी के अकॉर्डिंगली इमेजिनरी वे में कि किस तरीके से एक फ्लाइंग काइट जो है वो हमें शो होती है. यहाँ पर इमेजिनरी के जो वर्ड्स हैं वो बड़ी ही खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं काइट को. The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite. एक उड़ती हुई जो पतंग है उसको बहुत अच्छे से शो करती है through words in the poem. अब poem है तो जादू किसका है? वर्ड्स का. पूरा गेम किसका है? वर्ड्स का. तो वही ये अपनी वर्ड्स के थ्रू बहुत ही खूबसूरती से एक फ्लाइंग काइट्स को शो करती है. वी ऑल लव टू सी फ्लाइंग काइट्स. हम सबको पसंद है उड़ती हुई पतंगे देखना. बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज. लेकिन हमने कभी भी ये नोटिस नहीं किया है कि ये जो काइट्स होती है ये फ्लाई कैसे करती हैं. Through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just persuading the readers to fly one. और यहाँ पर इस पोएम के थ्रू जो है पोइट अपने जितने भी रीडर्स हैं उनको परसुएट करने की कोशिश कर रहा है कि आपको एक काइट तो ज़रूर ही उड़ानी चाहिए. एंड नोटिस इट्स ब्यूटिफुल मूव. और उड़ाने के बाद में इसके जो ब्यूटिफुल मूव्स हैं, जिस तरीके से ये हवा में लहराते हुए आकाश में उड़ती हैं, वो भी आपको बहुत ही अच्छे वे में नोटिस करने को मिलेंगे. सो दिस इज़ आवर पोएम. ऑल ऑफ अस लाइक इन फ्लाइंग काइट्स. हम सबको पसंद है पतंग उड़ाना. ऑब्वियसली आपको भी होगा. हैव यू एवर ट्राइड इन फ्लाई वन. क्या आपने भी कभी पतंग उड़ाई है कोई? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. और ये जो पोएम है ये हमें यही बताती है कि किस तरीके से काइट्स जो हैं वो फ्लाई करती हैं. देखते हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. With a dive and a dip, it snap its tail. Dive and a dip. Dive आपने सुना होगा डाइविंग, ठीक है. और डिप भी सुना होगा, यानी कि टू गो इन टू वाटर विद अ फोर्स एंड सॉफ्टनेस टुगेदर. यानी कि डाइव और डिप का मेनली मतलब होता है पानी के अंदर जाना, एक सॉफ्टनेस बट एक फोर्स के साथ में डाइविंग करते हैं लोग कई. देन स्नैप्स जो है यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है जिसका मतलब होता है क्रैकिंग साउंड. एंड देन ब्लू. आपको पता ही है कि हमारा पूरा जो स्काई है वो किस कलर का है? ब्लू कलर का. सो हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. कितनी सुंदर, कितनी ब्राइट, कितनी क्लियर दिखाई देती है उस नीले आकाश में. इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू. एक पतंग जब ये पहली बार, यानी कि व्हेन इट इज़ न्यू मतलब जब ये पहली बार आकाश में उड़ती है तो कितना अच्छी दिखाई देती है, कितना क्लियर दिखाई देती है. विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप इट्स टेल. और ये क्या करती है? आकाश में लहराती हुई चलती है, ठीक है. यानी और अपनी जो टेल है, आपने इसकी टेल तो देखी ही होगी और काफ़ी लोगों ने तो बनाई भी होगी अपने हाथों से. तो एक क्रैकिंग का साउंड आता है. इट मीन्स एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है. डाइव एंड डिप का मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से पतंग जो है वो इस तरीके से लहराती है तो कई बार ऊपर जाती है और कई बार डिप करते हुए नीचे भी आती है. उस टाइम पर जो एक साउंड होता है डाइविंग का एंड ड्रिपिंग का, वो जो साउंड होता है जो प्रोड्यूस कौन करती है? इसकी टेल प्रोड्यूस करती है. वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा जो है क्रैकिंग का साउंड लगता है. देन soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls.
सोर्स का मतलब होता है देन सोर्स, फिर क्या करती है सोर्स, यानी फ्लाई हाई लाइक अ शिप, एक शिप की तरह ये क्या करती है ऊपर की तरफ उड़ान भरती है। विद ओनली अ सेल, सेल का मतलब अ क्लॉथ ऑन अ शिप और अ बोट यूज टू कैच विंड एंड हेल्प द बोट टू अ प्रॉपल। इट मीन्स जिस तरीके से जब हम एक बोट चलाते हैं, एक शिप चलाते हैं, उसके ऊपर हम एक क्लॉथ जो है वो रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हवा का बहाव किस तरीके से है। तो काइट भी क्या करती है, जिस तरफ हवा का बहाव होता है उसी तरफ उड़ती है। तो देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, ठीक है, यानी कि उसी डायरेक्शन में जाती हैं जिस डायरेक्शन में वेव्स जाती हैं, हवाएं की लहरें जाती हैं। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, ओवर टाइड्स मतलब कई कई बार जो ओवर टाइड, टाइड यहाँ पर किससे रिलेट कर रहा है, बोट में, बोट किस पर चलती है वेव्स पर, लहरों पर, चाहे वो समंदर की हो चाहे वो नदियों की हो, मेनली शिप जो है वो समंदर पर चलती हैं। तो यहाँ पर टाइड जो है वो ज्वार भाटे के लिए कहा गया है। कई कई बार तो वो क्या होता है ऊपर जाती हैं वेव्स और कई कई बार नीचे आती हैं। तो ये हमारी जो काइट है ये भी वैसे ही हवा की लहरों के साथ में कभी ऊपर चली जाती हैं और कभी नीचे चली आती हैं। क्रेस्ट का मतलब है माउंटेन टॉप और अ टफ्ट ऑफ feathers on the head of a bird or animal। यहाँ पर बर्ड्स का से क्या मतलब है कि जिस तरीके से विंड्स क्या होती हैं एक बर्ड को भी क्या करती हैं उड़ने में हेल्प करती हैं, उसी वे में क्लाइम्स टू द क्रेस्ट अप टू द माउंटेन, यानी कि स्काई में बहुत ऊपर चली जाती हैं। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, लेकिन हम क्या करते हैं हमेशा उसको एक डोरी से बांध के रखते हैं और उस डोरी से हम बीच बीच में उसको खींचते रहते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे आती रहती है हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। देन सेम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और फिर जैसे ही हवा का बहाव जो होता है वो कम होता है तो ये भी क्या करती है बहना रोक देती है, इट मीन्स उड़ना रोक देती है। यानी कि इसके जो मूव्स हैं ये इसको स्काई में तैरने के लिए, स्काई में उड़ने के लिए हेल्प करते हैं। जिस तरीके से नाव जो होती है वो क्या करती है वेव से, टाइड से, लहरों के ऊपर नीचे होने की वजह से फ्लॉट करती है, उसी तरीके से हवा अगर चलती है तो वो हवा भी जो है काइट को उड़ने में हेल्प करती है। देन इट गोज अप टू द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इन अ वेवी मैनर द वे अ शिप मूव्स ऑन द ओशियन। और फिर एक काइट को और जो है एक शिप का कंपैरिजन तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, तो उसी वे में हमारी पतंग जो है वो भी ऊपर नीचे वेव्स की तरह लहरों की वजह से, हवा की लहरों की वजह से ऊपर नीचे होती रहती हैं। और जैसे ही हवा क्या होती है, विंड क्या होती है, थोड़ा सा भी धीरे होती है तो इट हैज़ स्टॉप देयर टू रेस्ट, तो वो पतंग वहीं पर स्थिर हो जाती है कुछ देर रेस्ट करने के लिए। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes। So when string goes slack, यानी कि जब string यानी कि आपका जो पकड़ने का तरीका है वो थोड़ा सा उसमें आप ढील देते हैं, you wind it back, तो ये फिर क्या होती है, ये उड़कर हमें हमारे पास में ही वापस आ जाती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोन, और ये तब तक वेट करती है जब तक कि हवा वापस चलना शुरू नहीं कर देती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, और जैसे ही हवा का बहाव फिर से शुरू होता है तो ये वापस से अपने पर लगा करके उड़ने लग जाती है और एयर जो है वो वापस से उसको हेल्प करती है ऊपर आकाश में उड़ने के लिए। व्हेन स्ट्रिंग गॉज स्लैक, जब हम थोड़ा सा इसको लूज छोड़ते हैं, ढील देते हैं, यू विंड इट बैक, तो ये अगर हवा चल रही है तब तो खींचती जाती है जो हमारा स्लैक है उसको, और अगर नहीं बहती है तो नीचे की तरफ आती है और वेट करती है कि हवा कब चले। और जैसे ही न्यू ब्रिज यानी कि हवा की लहर आती है तो ये वापस से स्लैक जो है उसको टाइट करके ऊपर आकाश में उड़ती ही चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट इज़ न्यू, फिर से वही जो रिपीटेशन है वो हमें देखने को मिलता है कि कितनी ब्यूटीफुल लगती है एक काइट जब वो न्यू होती है और आकाश में, ब्लू आकाश में उड़ती है।
but a rarer thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Ragged मतलब torn और tattered. You will never see, लेकिन जब भी ये किसी ट्री टॉप पर अटक जाती है, फट जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उसको अपने स्ट्रिंग से फ्लैप करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होती है, वहाँ पर हवा के तेज़ झोंकों की वजह से, पकड़ ना होने की वजह से फंस जाती हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आता है. हाँ, बट अ रेयर थिंग यू विल नेवर सी, आप कभी देखना नहीं चाहेंगे, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब ये क्या होती है, एक ट्री टॉप पर फंस जाती है. इट मीन्स जो भी हमारी पतंग है वो उड़ती हुई ही अच्छी लगती है, लेकिन जब भी ये ट्री टॉप पर फंस जाती है तो हमें ये पसंद नहीं आता है. तो ये हमारी थी पोएम जो हैरी ने लिखी है एक काइट के ऊपर. द काइट पोएम के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. जैसे डाइप है, डिप है, स्नैप है, इसी तरीके से क्लाइंब करती है, ब्लो करती है, सॉर करती है, राइट करती है, फॉल करती है. सो क्लाइंब का मतलब हुआ ऊपर की तरफ जाना, ब्लो का मतलब बहना या हिट करना, सोर्स का मतलब फ्लाई है, राइट का मतलब मूवमेंट है एक तरीके से, और फॉल का मतलब होता है नीचे गिर आना. देन द सेकंड क्वेश्चन इज रीड दिस लाइंस फ्रॉम द पोएम. Then soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a simile. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? Simile क्या होती है? सिमिली होती है जब दो चीज़ों को एक ही दृष्टि से देखकर कंपेयर किया जाता है. ठीक है. सो लाइक का यूज़ इसमें हमें देखने को मिलेगा. ही रन्स लाइक द विंड, ही ईट्स लाइक अ पिग, शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल. नाइटिंगेल से क्यों? क्योंकि नाइटिंगेल बहुत सुंदर गाती है. अगर ये मीठा गा रही है तो इट मीन्स ये बहुत खूबसूरत गा रही है. इट शाइन्स लाइक अ स्टार, इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड. तो जहाँ पर लाइक वर्ड का हमें यूज़ देखने को मिलता है, वहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ होता है जिसे हम सिमिली कहते हैं. और हमारी जो पोएम की लाइंस हैं उसमें भी देन सोर्स लाइक अ शिप, यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया गया है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. यू हैव टू ड्रॉ अ kite. You have to write down the poem in your notebook and do the first and second question in your fair notebook. This is it for today. Thank you everyone.